घुमंतू खेती के बाद में हम दूसरा टॉपिक लेते हैं कि कुछ जो आदिवासी थे, कुछ जो मूल निवासी थे उस समय के जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, वो शिकारी और संग्राहक थे। अब वहां पे शिकार और संग्रह करना, लोग चीजों का संग्रह करना उनके जीवन का हिस्सा था। टॉपिक है जनजातीय समूह किस प्रकार रहते थे, कैसे रहते थे। कुछ झूम खेती करते थे, वो हमने पढ़ लिया। अब शिकारी संग्राहक, दो चीजों में आपको यहाँ पे फोकस करना है। शिकार करते थे और संग्रह करते थे। जानवरों का शिकार कर और जंगल की वस्तुओं को इकट्ठा करके वो जीवन यापन करते थे, है ना। देखिए, जानवर जो जंगल में रहते थे उनका शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके तथा जंगल में उपजी या मिलने वाली, जो भी आप समझे, वस्तुओं का क्या करते थे, ये संग्रह करते थे। कौन करते थे? आदिवासी। वस्तुओं का संग्रह, आपने 6th क्लास में हंटिंग और गैदरिंग, आखेटक और संग्राहक शब्द पढ़े होंगे, वो ही है ये। शिकार करना, वस्तुओं का संग्रह करना। जैसे कि उड़ीसा का खोंड समुदाय। अब देखो, यहां से एक चीज साथ में चलेगी, आपको विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजातीय समुदाय के नाम भी मिलेंगे। तो आपको यह भी याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर जो एक खोंड समुदाय है वो क्या करता है, ये हंटिंग और गैदरिंग, मतलब शिकार करना और वस्तुओं को इकट्ठा करना। उड़ीसा में कौन सा समुदाय रहता है? खोंड समुदाय। ये ध्यान रखना, जनजातीय समुदाय है। आप और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ये लोग खाना पकाने के लिए, देखिए इनके जीवन को बहुत नजदीक से जानने का अवसर मिल रहा है हमें। खाना पकाने के लिए एक तो साल का पेड़ होता है, साल और महुआ, महुए से शराब भी बनती है। साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपकी तरह और हमारी तरह जो फॉर्चून, जो बाजार में बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्चून मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि कभी कभी मेरे घर में ये यूज हो जाता है, आपके घर में भी होता होगा। कई तरह की हम ऐड देखते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। ये तेल किसका इस्तेमाल करते हैं? एक तो साल के पेड़ से, तो उसके बीजों से, और महुआ के बीजों से ये जो तेल निकलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उड़ीसा में कौन सा समुदाय रहता है? खोंड समुदाय, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये बाहर के व्यापारियों के संपर्क में भी रहते हैं, कुछ चीजें उनको ये देते हैं, कुछ उनसे लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लेन देन करते हैं, उनका जो विनिमय पद्धति है, वो उनको हम कहते हैं वस्तु विनिमय, जिसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। वस्तु विनिमय पद्धति से लेन देन करते हैं। एक चीज लेना, उसके बदले में दूसरा या दूसरी वस्तु उनको देना, जिसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं। आप और हम बाजार जाते हैं तो पैसा देते हैं, मुद्रा देते हैं, जिसको कहा गया है मुद्रा विनिमय, करेंसी होती है। ये ऐसा नहीं करते, इनके पास पैसा तो बहुत कम है, देने के लिए चीजें हैं। तो यह कुछ चीजें व्यापारियों से कुछ चीजें ले लेते हैं। क्या क्या देते हैं व्यापारियों को? ये चमड़ा के जो व्यापारी है या फिर कपड़े के जो व्यापारी, उनको रंगने के लिए कुछ सामान चाहिए। रंग जो फूलों से रंग बनते हैं, आजकल तो केमिकलाइज्ड हैं, लेकिन ये उस समय की ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं। क्या करते थे? चमड़ा व्यापारियों को, चमड़ा तथा कपड़ा व्यापारियों को, देखिए मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल शांति से समझा रहा हूं, आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। ऐसा लग रहा होगा आपको आपकी क्लास में आपके सर पढ़ा रहे हैं।
चमड़ा तथा कपड़ा कारोबारियों या व्यापारियों को रंगने के लिए या रंगने के लिए कुसुम तथा पलाश के फूल देते थे। फूलों से रंग बनता, उससे कपड़े रंगे जाते थे। आजकल तो ये बातें गौण हो गई है, क्योंकि आजकल जो है वो सारा केमिकलाइज है। रसायन शास्त्र ने इतनी प्रगति कर ली है कि ये चीज, लेकिन उस समय की हम बात करते हैं कि चमड़ा और कपड़ा व्यापारियों को ये रंगने के लिए क्या क्या देते थे, कुसुम और पलाश के फूल देते थे। बदले में उनसे उनकी जो आवश्यकताएं होती थी, जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, और भी दूसरी जो चीजें होती थी इनके जीवन के लिए, वो ले आते थे। तो ये क्या था, वस्तु विनिमय, एक चीज देना दूसरा लेना। आगे बढ़ते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति। कभी कभी आसपास के गांवों में भी जाते थे और आसपास के गांवों में बहुत काम करते थे। जैसे क्या क्या काम करते थे आसपास के गांवों में? आसपास के गांवों में बहुत सारे काम करते थे। क्या क्या करते थे? जैसे कि बोझा ढोना, कोई भार है तो उसको उठाना और उसके उनको पैसे मिलते थे। बोझा ढोना, कहीं कोई सड़क निर्माण का काम कर रहा है, चल रहा है, तो वहां पे मजदूर के रूप में काम करना और कोई मजदूरी करना। ये बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर ये अपने आप को इन्होंने लगा दिया था। जैसे कि सड़क निर्माण के कार्य, सड़क निर्माण के कार्य और अन्य मजदूरी। ये पास के गांव में जाते थे। अगर छोटा मोटा कोई बड़ा गांव या शहर होता था, वहां पर भी ये काम करते थे। जंगलों से निकल, कुछ लोग ही थे जो ऐसा करते थे। कोई नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, बहुत ये अलग करते थे, अन्य मजदूरी का काम करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर जाना अपने शान के खिलाफ समझते थे। वो कहते थे कि हम तो जंगलों की संतान हैं, जंगल में ही रहेंगे, यहीं पे मरेंगे और यहीं पे काम करेंगे। मरेंगे से मेरा अभिप्राय है कि अपना जीवन हम यहीं गुजारेंगे। मध्य भारत का बेंगा समुदाय, याद रखना, मध्य भारत का बेगा आता है, कहीं कहीं बेंगा आता है। बेगा समुदाय वनों से यानी कि जंगलों से बाहर काम नहीं करते थे। क्यों नहीं करता था? वो कहता था कि ये हमारे इंसल्ट है, हम तो जंगल की संतान है और जंगल में ही रहेंगे और यहीं की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब यह कि बाहर की संस्कृति से आने में कई लोग ऐसे थे तो इसमें खतराते थे। तो ये आपको ध्यान, ये उड़ीसा का खोंड समुदाय, मध्य भारत का बेंगा समुदाय, क्या कहते थे ये कि हम बाहर नहीं जाएंगे जंगल से, हम तो यहीं रहेंगे, हम जंगल की संतान हैं, वन देवता है हमारे लिए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये लोग बाहर के लोगों के संपर्क में आए, व्यापारियों और महाजनों के संपर्क में आए और उनसे कर्जा लिया, उनके कर्जे में फंस गए, बुरी तरह से फंस गए। तो फिर एक विद्रोह की जो शुरुआत होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं जनजातीय समुदाय क्या करते थे, कैसे रहते थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे, ऐसे इस्तेमाल करते थे चीजों का, लोगों को कुछ देते थे, वस्तु विनिमय पद्धति से काम करते थे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर जाने में कतराते थे। ये लोग जो है वो धीरे धीरे, यहां पर लिखा हूं मैं, महाजनों, व्यापारियों से कर्जा लेकर फंस गए। फंस गए मतलब अनपढ़ थे, महाजन व्यापारी लूटते थे, कर्जे से मुक्ति नहीं मिली। परिणाम क्या हुआ? इनकी जमीनें छीनने लगी, लोग इनकी जमीन लेने लगे। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक यहां पे समाप्त होता है। दूसरा बी वाला क्या था वो पहले पढ़ लिया था। और यहां पर ये देखिए, स्थानांतरित खेती के बारे में हमने देखा। कुछ शिकारी संग्राहक थे जो चीजों को इकट्ठा करते थे। उड़ीसा का खोंड समुदाय है। साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल तेल के लिए करते थे। वस्तु विनिमय पद्धति से काम करते थे।
चमड़ा और कपड़ा रंगने के लिए पलाश के फूल और कुसुम के फूल ये लोगों को देते थे, व्यापारियों को। लेकिन कुछ लोग थे जो गांवों के अंदर दूसरे भी काम करते थे, सड़क किनारे काम करना, बोझा ढोना, मजदूरी करना। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हम तो बाहर जाएंगे नहीं, जैसे कि मध्य भारत का बेगा समुदाय, वो कहते हम तो यही रहेंगे भाई, नहीं जाना हमें बाहर। परिणाम क्या हुआ? इन्होंने महाजनों व्यापारियों से कर्जा लिया, बुरी तरह फंस गए और जमीनें छीनने लगी। अब हम आगे बताएंगे, कुछ लोग पशुओं को भी पालते थे। सी अर्थात अगली कड़ी जो है कि कुछ जो आदिवासी थे वो जानवरों को पालते थे। जानवर को पालना मतलब पशुपालन, जिसको आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या था इसके अंदर की मुख्य बातें जो हैं वो जानते हैं कि ये पशुपालन द्वारा आजीविका चलाते थे। कुछ लोग जानवर पालते थे, इसका मतलब पशुपालन इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। पशुपालन द्वारा आजीविका चलाते थे। आगे कि जब गर्मियों का मौसम होता तो अपने भेड़ों को, अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को, जो कैटल्स थे उनके साथ में, उनको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकलते थे। ऐसे परिवार चरवाहा परिवार थे। चरवाहा परिवार मौसम विशेष में, मौसम विशेष में हम गर्मी लिख सकते हैं। चरवाहा परिवार मौसम विशेष में पशुओं, इसके साथ में मवेशी, ये सिमिलर वर्ड हैं, मवेशियों तथा भेड़ों के जो रेवड़ होते हैं, जो झुंड होते हैं उसको रेवड़ कहते हैं, तथा भेड़ों के रेवड़ के साथ क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर जाते थे। कौन जाते थे? आदिवासी। आज भी आप देख लो, राजस्थान का जो रायका समुदाय है वो गर्मियों के अंदर राजस्थान को छोड़ करके, जो पश्चिमी राजस्थान विशेषकर वहां से मालवा की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, उन इलाकों की तरफ जाता है जहां पर गर्मियां आराम से निकल जाए, उनके पशुओं को खाने के लिए चारा और पीने के लिए पानी उपलब्ध हो। हालांकि आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं, रेवड़ भी कम हो गए हैं और ऊंटों के जो टोड़े बोलते हैं वो भी कम हो गए, ऊंटों का जो झुंड होता है। लेकिन हम आदिवासियों की चर्चा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाते थे अपने रेवड़ के साथ में, बैलों के झुंड के साथ में, और भी उनके साथ जो मवेशी थे। अब हम कुछ ऐसे समुदायों को पढ़ते हैं जो इससे संबंधित थे, जैसे कि पंजाब। पंजाब के अंदर वन गुज्जर थे। यहां इसी को हम कंटिन्यू करें, यहां पर पंजाब के वन गुज्जर समुदाय और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, दो आपको नाम और याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, वन गुज्जर पंजाब, लबाड़िया आंध्र प्रदेश, ये गाय भैंसों के झुंड बांधते थे, अर्थात ये गाय और भैंस को पालते थे। गाय और भैंसों को पालते थे, झुंडों के झुंड रखते थे, जिससे इनका जीवन आराम से चल सके। उसके बाद में कुल्लू के एक समुदाय का नाम है गद्दी समुदाय। कुल्लू का है दोस्तों गद्दी समुदाय। ये क्या करता था? भेड़े पालता था। और कश्मीर का है बकरवाल समुदाय। कश्मीर का बकरवाल समुदाय या बकरवाल जो जनजाति है वो क्या करती है? बकरियां पालती है। बकरियां पालती थी, आज भी है ना? लेकिन हम कर रहे हैं ब्रिटिश टाइम की बात। कुछ लोगों की आजीविका का स्रोत क्या था? पशुपालन था। क्या था?
पशुओं को ये लोग पालते थे, उसके द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। मौसम विशेष में ये अपने पशुओं के साथ में, जिसमें मवेशी, भेड़ और भेड़ें थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। पंजाब का वन गुर्जर समुदाय, आंध्र प्रदेश का लबाड़िया गाय भैंसों के लिए जाना जाता था। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो गद्दी समुदाय है वो भेड़े पालता था। कश्मीर में बकरवाल बकरियां आज भी पालते हैं, लेकिन उस समय की बात हो रही है। कुछ लोग जानवर पालते थे, आदिवासी समुदाय। सी बिंदु यहां पे समाप्त होता है। ये इसके की पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे समुदाय थे जो एक जगह टिक करके खेती करते थे। यहां से शुरू करता हूं मैं। कुछ समुदाय एक जगह टिक कर खेती करता था। एक खेती थी स्थानांतरित, एक खेती है स्थायी खेती। कुछ समुदाय ऐसे थे जो एक जगह टिक कर खेती करते थे। इसमें दो समुदायों का नाम आता है, गोंड और संथाल समुदाय, जो झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। गोंड और संथाल समुदाय जो झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। अंग्रेज इनको सभ्य मानते थे दूसरी जनजातियों की बनिस्पत, क्योंकि एक जगह टिकते थे तो अंग्रेजों को टैक्स देते थे, पकड़ में जल्दी आ जाते थे। जो घूमते रहते थे उनको पकड़ने के लिए पीछे भागना पड़ता था, और वन प्रदेश के अंदर अंग्रेजों को रास्ते भी पता नहीं थे। गोंड और संथालों को वो अन्य से सभ्य मानते थे। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अंग्रेज इनको अन्य समुदायों से, अन्य समुदाय मतलब जो जनजातीय समुदाय थे उनसे, ना, अन्य समुदायों से सभ्य मानते थे कि जो गोंड और संथाल है ये अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह टिक कर रहते हैं, खेती करते हैं। अन्य समुदायों को क्या कहते थे? जंगली और बर्बर। अन्य जनजातीय समुदायों को, अन्य जनजातीय समुदायों को क्या कहते थे ये? कि ये तो जंगली है, बर्बर है मतलब खतरनाक है, व्यक्ति को कभी भी मार सकते हैं या मार देते हैं। तो सभ्य किसको माना है? केवल दो जनजातियों का नाम यहां पर दिया आपके, कि गोंड और संथाल, जिसको अंग्रेज जो है वो सभ्य मानते थे। बाकी दूसरों को क्या कहते थे? जंगली है, ये तो बर्बर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो फैक्ट है। सभ्य किसको माना है? गोंड और संथाल को। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे? एक जगह टिक कर खेती करते थे, स्थायी खेती, जैसे आप और हम आजकल करते हैं। अब एक जगह टिक करके जो खेती करते थे उनकी स्थिति क्या थी? कुछ पॉइंट है, 3-4 पॉइंट जो हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इससे मैं आगे यहां ले रहा हूं। कुछ जनजातीय समुदाय एक जगह टिक कर खेती करते थे। तो देखिए, अनेक जनजातीय कबीले स्थायी खेती करते थे। अनेक जनजातीय कबीले, देखिए अब कबीले शब्द यूज कर रहा हूं मैं। अनेक जनजातीय कबीले स्थायी खेती मतलब एक जगह पर टिक करके खेती करते थे। सबसे पहले ये मैंने आपको भूमिका में लिख दिया, कुछ मैंने कबीलों के नाम भी बता दी, जैसे गोंड और संथाल। इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्थायी खेती का सिस्टम क्या था कि जो जमीन थी इनकी, वो पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जिस पर खेती की जाती थी, जमीन, कौन सी जमीन? खेती वाली, है ना, जमीन खेती वाली, वो पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। पूरे कबीले का उस पर अधिकार था। ऐसा माना जाता था कि जो आदमी सबसे पहले यहां आया था, हम सब उसी की संतानें हैं, इसलिए हम सबका इस पूरी जमीन पर साझा अधिकार है। साझा मतलब कंबाइंड, हमारी ये प्रॉपर्टी जो है ना, सबकी एक मिलकर के प्रॉपर्टी, सबके साथ में है, कोई एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं है। फिर
कबीले के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। कबीले के जो सदस्य थे सभी, कबीले के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का, जो सबसे पहले आए थे मैंने बताया आपको, उन मूल निवासियों का वंशज, वंशज का मतलब है वंश के लोग। जैसे आपके परदादा के बाद में आपके दादाजी आए, दादाजी के बाद में पिताजी, और फिर आप, और आपके बाद में आगे पीढ़ियां बढ़ेगी, ये सारे वंशज हैं। तो कबीले के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। वंशज माना जाता था किसका? जिन्होंने सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले उस जमीन पर खेती की और कब्जा किया था। ठीक है, खेती की या अधिकार या कब्जा किया था, इसका मतलब यह है कि कोई एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, सभी मिलकर के इसका उपभोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइंड प्रॉपर्टी सबकी। अब इन सदस्यों में से कुछ मुखिया बन जाते थे। ये जो सदस्य थे कबीले के सदस्यों में से कुछ लोग क्या बन जाते थे? कुछ मुखिया, जिसको आप सरदार भी कहते हैं, कुछ मुखिया बन जाते थे, सरदार बन जाते थे। कभी आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो कबीलों के सरदार होते थे, और सरदार बड़े असरदार होते थे, पूरे कबीले को अपने नियंत्रण में रखते थे। सरदार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था जंगल का। ठीक है, तो सदस्यों में से कुछ तो मुखिया सरदार बनते थे और बाकी उनके अनुयायी बन जाते थे। बाकी सब क्या थे? उनके फॉलोअर्स थे, उनके अनुयायी थे। इस प्रकार से कुछ लोग एक जगह टिक करके खेती करते थे, जो अंग्रेजों को जो बहुत अच्छा लगता था। क्या था? जनजातीय कबीले स्थायी खेती करते थे, एक जगह टिक करके, जमीन है वो कबीले की प्रॉपर्टी थी, सबकी साझा संपत्ति थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो आदमी सबसे पहले आया था, सबसे पहले जिसने इस जमीन के ऊपर कब्जा किया था, हम सभी उसके वंशज है। सबसे पहले जो मूल निवासी आए थे यहाँ रहने के लिए। लेकिन उसमें से भी कुछ लोग, सरदार की उपाधि थी किसके पास में, बाकी के सब अनुयायी थे। सरदार जो कहता था कबीले में वही नियम वही संविधान चलता था। यहां पर पहला टॉपिक पूरा होता है इस चैप्टर का, कि आदिवासी लोग रहते या कमाते या खाते या कैसे रहते थे, उनकी आजीविका के स्रोत क्या थे। इसके अंदर हमने 4 बिंदु पढ़े थे, इसको मैं दे देता हूं डी नाम, ए बी सी और डी। सबसे पहले हमने देखा था गोबंतुक समुदाय जो घूम घूम के जूम खेती करते थे। उसके बाद में हमने देखा था पशुपालन। उसके बाद में था आपके खेती, और एक और बीच में छूट गया, तो 4 थे कुल मिलाकर के। तो चारों का आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान, हाँ, एक आखेटक संग्रह दूसरे वाले बी वाले है ना, ए बी और सी और डी 4 भाग बताए थे मैंने। बिल्कुल मैंने आपको व्यवस्थित नोट्स लिखवाए हैं, आप इनको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। और यहां से आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं।